नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 9 जंतुओं में जनन पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास ये जो नोट्स हैं हम इन्हें लाइन दर लाइन देखेंगे और हर एक बिंदु को बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे एक टीचर क्लास में पढ़ाते हैं। जी। तो शीर्षक है जंतुओं में जनन और नीचे लिखा है कि ये कक्षा 8 विज्ञान का अध्याय 9 है और ये एनसीईआरटी पर आधारित रिव्यू नोट्स हैं। और यहाँ शुरू में ही एक चित्र है। इसमें बाईं ओर एक शुक्राणु है, बीच में मेंढक का जीवन चक्र और दाईं ओर मादा जनन तंत्र दिखाया गया है। तो ये चित्र एक तरह से हमें अंदाजा दे रहा है कि हम इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड का शीर्षक है जनन का महत्व और इसमें पहला ही सवाल है, जनन क्यों आवश्यक है? इसके दो मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला है जाति की निरंतरता। जाति की निरंतरता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये सुनिश्चित करता है कि जीव अपनी प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखें। मतलब जनन की वजह से ही किसी भी जीव की प्रजाति खत्म नहीं होती, वो आगे बढ़ती रहती है। अच्छा, और दूसरा कारण है अस्तित्व। इसमें लिखा है यदि जीव प्रजनन नहीं करेंगे तो उनकी प्रजाति पृथ्वी से समाप्त हो जाएगी। हाँ, यानी अपने वजूद को, अपने एग्जिस्टेंस को बचाए रहने के लिए जनन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं जनन की विधियों पर। तो जनन के दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें लिखा है नर और मादा युग्मकों का संलयन। संलयन यानी फ्यूजन। हाँ, फ्यूजन। इसका मतलब है कि इस प्रकार के जनन में दो जनक मतलब दो पेरेंट्स शामिल होते हैं, एक नर और एक मादा। और नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक मिलकर एक नया जीव बनाते हैं। यहाँ चित्र में भी नर XY और मादा XS के युग्मकों को मिलते हुए दिखाया है। बिल्कुल। और दूसरा प्रकार है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें लिखा है केवल एक जनक शामिल होता है। इसका मतलब है कि इसमें नर और मादा की जरूरत ही नहीं है, एक अकेला जीव ही अपने जैसे नए जीव को जन्म दे सकता है। जैसे इस चित्र में दिखाया है, एक कोशिका है जो दो में विभाजित हो रही है। ये इसी का उदाहरण है ना? हाँ, ये इसी प्रक्रिया का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए, अब हमारा अगला विषय है नर जनन अंग। यहाँ एक चित्र है जिसमें पुरुष के जनन अंगों को दिखाया गया है। इसमें 3 मुख्य भाग बताए गए हैं। पहला है एक जोड़ा वृषण, टेस्टीज। चित्र में ये 2 अंडाकार ग्रंथियां दिख रही हैं। और दूसरा है 2 शुक्राणु नलिका, स्पर्म डक्ट्स। ये वो नलियां हैं जो वृषण से जुड़ी हुई हैं। और तीसरा है एक शिश्न, पीनस। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नर युग्मक यानी शुक्राणु वो वृषण में ही बनते हैं। अब दाईं ओर शुक्राणु की संरचना के बारे में भी बताया गया है। इसका पहला बिंदु है ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, और दूसरा बिंदु 3 भाग, सिर, मध्य भाग, पूंछ। हाँ, चित्र में एक शुक्राणु को दिखाया गया है। उसका एक सिर है, एक गर्दन जैसा मध्य भाग और फिर एक लंबी पूंछ है। यही पूंछ उसे गति करने में, मतलब तैरने में मदद करती है। एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है यहाँ, वास्तव में हर शुक्राणु एक एकल कोशिका है। ये जानना बहुत जरूरी है कि इतना जटिल दिखने वाला शुक्राणु भी असल में सिर्फ एक ही कोशिका होता है। कमाल है। अच्छा, अब हम मादा जनन अंग के बारे में जानेंगे। यहाँ भी एक चित्र दिया गया है। इसके मुख्य भाग हैं एक जोड़ी अंडाशय, ओविडक्ट्स और गर्भाशय। चित्र में हम देख सकते हैं कि 2 अंडाशय हैं जिनसे अंडवाहिनी जुड़ी हुई है, और ये दोनों एक थैली जैसी संरचना में खुल रही हैं जो गर्भाशय है। हाँ, अब इनके कार्यों के बारे में भी लिखा है। अंडाशय ये मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। अंडवाहिनी, यहाँ अंडाणु का निर्मोचन होता है। गर्भाशय, और यहाँ शिशु का विकास होता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मादा युग्मक जिन्हें अंडाणु कहते हैं वो अंडाशय में बनते हैं। बिल्कुल। फिर वे अंडवाहिनी में आते हैं, और अगर निषेचन होता है तो शिशु का विकास गर्भाशय में होता है। दाईं और मानव अंडाणु का चित्र है, और इसके बारे में लिखा है अंडाणु भी एकल कोशिका, सिंगल सेल हैं। तो जैसे शुक्राणु एक कोशिका है, वैसे ही अंडाणु भी एक एकल कोशिका ही होता है। ठीक है, अगला शीर्षक है निषेचन,
फर्टिलाइजेशन। परिभाषा है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, फ्यूजन, निषेचन कहलाता है। यहाँ चित्र में ये प्रक्रिया बहुत ही साफ साफ दिखाई गई है। एक शुक्राणु एक अंडाणु से मिल रहा है। और इस मिलने की प्रक्रिया को संलयन या फ्यूजन कहते हैं। हाँ, और जब वो मिल जाते हैं तो जो नई कोशिका बनती है उसे युग्मनज, ज़ाइगोट कहते हैं। नीचे लिखा है निषेचन में माता और पिता का संयोजन होता है, इसलिए नई संतान में कुछ लक्षण माता से और कुछ पिता से आते हैं। ये तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि नई कोशिका मतलब युग्मनज वो माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु दोनों से मिलकर बनी है। इसीलिए बच्चे में माता पिता दोनों के गुण आते हैं। अब हम निषेचन के प्रकार देखेंगे। इसके 2 प्रकार हैं। पहला, आंतरिक निषेचन, इंटरनल। इसके बारे में लिखा है निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। इसके उदाहरण हैं मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी। मतलब इन सभी जीवों में शुक्राणु और अंडाणु का मिलन मादा के शरीर के भीतर होता है। बिल्कुल। और दूसरा प्रकार है बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल। इसके बारे में लिखा है निषेचन मादा शरीर के बाहर जल में होता है। हाँ, इसके उदाहरण है मेंढक, मछली, स्टारफिश। ये जीव अपने अंडाणु और शुक्राणु पानी में छोड़ देते हैं और निषेचन पानी में ही होता है, शरीर के बाहर। यहाँ एक नोट भी है। बाह्य निषेचन में अंडे और शुक्राणु पानी, हवा और बारिश से प्रभावित होते हैं, इसलिए इनका उत्पादन बड़ी संख्या में होता है। सही बात है, क्योंकि शरीर के बाहर अंडों के नष्ट होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ये जीव बहुत ज्यादा संख्या में अंडे देते हैं ताकि कुछ तो बचकर विकसित हो सकें। अच्छा, अगली स्लाइड में एक प्रश्न है, क्या आप जानते हैं परखनली शिशु, IVF? हाँ, ये एक बहुत ही विशेष तकनीक है। इसके चरण बताए गए हैं। 1. डॉक्टर ताज़ा अंडाणु और शुक्राणु एकत्र करते हैं। 2. शरीर के बाहर उचित माध्यम में निषेचन IVF कराया जाता है। 3. युग्मनज को 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। 4. और फिर इसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निषेचन की जो पूरी प्रक्रिया है वो शरीर के बाहर एक लैब में कराई जाती है। हाँ, और फिर जो शुरुआती भ्रूण होता है उसे मां के गर्भाशय में रख दिया जाता है। बिल्कुल। इसमें एक सावधानी भी बताई गई है जो बहुत जरूरी है। क्या है वो? शिशु का विकास गर्भाशय में ही होता है, परखनली में नहीं। परखनली शिशु एक भ्रामक नाम है। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा परखनली में नहीं पलता, बल्कि मां के गर्भ में ही पलता है, बस निषेचन बाहर होता है। एकदम सही। हमारा अगला विषय है भ्रूण का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यहाँ एक चित्र है जिसमें गर्भाशय और अंडवाहिनी को दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि युग्मनज, ज़ाइगोट, विभाजित होकर कोशिकाओं का गोला बनाता है। चित्र में हम देख सकते हैं कि निषेचन के बाद जो युग्मनज बना वो अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर आते हुए लगातार बढ़ता रहता है और एक कोशिकाओं का समूह बन जाता है। हाँ, एक गोला बन जाता है। फिर बताया गया है भ्रूण, एम्ब्रायो, गर्भाशय की दीवार में रोपण, इम्प्लांटेशन। जब यह कोशिकाओं का गोला गर्भाशय में पहुंचता है तो वो उसकी दीवार से चिपक जाता है। इसी प्रक्रिया को रोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, समझ गया। अब हम भ्रूण और गर्भ, एम्ब्रियो वर्सेस फीटस के बीच का अंतर समझेंगे। हाँ, भ्रूण को परिभाषित किया गया है कोशिकाओं का समूह जो विकास कर रहा है, मतलब ये विकास की शुरुआती अवस्था है। और गर्भ को परिभाषित किया गया है भ्रूण की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों, हाथ, पैर, सिर, आंखें की पहचान की जा सके। बिल्कुल, यानी जब भ्रूण इतना विकसित हो जाए कि उसके शरीर के अंग पहचाने जा सके, तब उसे गर्भ या फीटस कहते हैं। दाईं ओर के चित्र में एक विकसित गर्भ को मां के पेट में दिखाया भी गया है। और आखिरी में लिखा है जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो मां शिशु को जन्म देती है। जी। अगला टॉपिक है जरायुज एवं अंडप्रजक जंतु। पहले जरायुज, विविपरस के बारे में बताया गया है। परिभाषा है वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं। उदाहरण हैं मनुष्य, गाय, कुत्ता। यहाँ चित्र में भेड़ों को दिखाया गया है जो सीधे मेमनों को जन्म दे रही हैं। हाँ, और अब अंडप्रजक, ओविपरस। इसकी परिभाषा है वे जंतु जो अंडे देते हैं, जैसे मेंढक, छिपकली, मुर्गी। चित्र में एक लड़की अंडे के बारे में सोच रही है। नीचे एक बिंदु है। हाँ। अंडप्रजक जंतुओं के अंडे एकत्र करना आसान है
क्योंकि वे शरीर के बाहर होते हैं। ये तो सीधी सी बात है। हाँ। अब हम विशेष रूप से मुर्गी में भ्रूण का विकास देखेंगे। इसके 3 चरण हैं। मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। युग्मनज पर सुरक्षित परतें, कठोर कवच चढ़ती हैं। अंडा देने के बाद चूजा बनने में 3 सप्ताह लगते हैं। इसका मतलब है कि निषेचन मुर्गी के शरीर के अंदर ही होता है, फिर उस पे अंडे का जो सफेद और पीला भाग होता है और फिर कठोर छिलका, वो सब बनता है और अंडा देने के बाद लगभग 21 दिन में चूजा बनता है। यहाँ ऊष्मायन यानी कि इंक्यूबेशन के बारे में भी बताया गया है। हाँ, परिभाषा है मुर्गी का अंडों के ऊपर बैठकर उन्हें गर्मी देना। चित्र में एक मुर्गी अपने अंडों पे बैठी है। देखिए, चूजे के विकास के लिए अंडों को एक निश्चित तापमान की जरूरत होती है, तो मुर्गी उन पर बैठकर उन्हें वो गर्मी देती है। अगला विषय बहुत ही रोचक है, कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। हाँ, इसकी परिभाषा है लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मेंढक का जीवन चक्र है, जो चित्र में दिखाया गया है। बिल्कुल, ये चक्र अंडों से शुरू होता है। अंडों से टेडपोल निकलता है, जिसकी एक पूंछ होती है और वो पानी में तैरता है, बिल्कुल मछली जैसा। फिर टेडपोल विकसित होता है, उसके पैर निकलने लगते हैं और वो बात का टेडपोल बन जाता है। और अंत में उसकी पूंछ गायब हो जाती है और वो एक वयस्क मेंढक बन जाता है जो कूद सकता है और तैर भी सकता है। तो एक छोटे मछली जैसे टेडपोल का एक पूरे मेंढक में बदल जाना ही कायांतरण है। हाँ, यही कायांतरण है। चलिए अब हम वापस अलैंगिक जनन पर आते हैं। इसका पहला प्रकार है अलैंगिक जनन मुकुलन, बडिंग, और उदाहरण है हाइड्रा। यहाँ चित्र में 3 चरण दिखाए गए हैं। पहला है हाइड्रा के शरीर पर उभार मुकुल दिखाई देते हैं। दूसरा, मुकुल से नया जीव विकसित होता है। और तीसरा, और फिर नया जीव जनक से अलग हो जाता है। तो मतलब हाइड्रा के शरीर से एक कली जैसी संरचना निकलती है, जो धीरे धीरे एक पूरे हाइड्रा में विकसित हो जाती है और फिर अपने जनक से अलग हो जाती है। बिल्कुल। अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार है द्विखंडन, बाइनरी फिजन। उदाहरण है अमीबा, अमीबा। इसके भी 3 चरण चित्र में हैं। एक, केंद्रक न्यूक्लियस 2 भागों में विभाजित होता है। 2, कोशिका या शरीर 2 भागों में बंट जाता है। 3, एक जनक से 2 अमीबा बन जाते हैं। अच्छा, यानी अमीबा का शरीर पहले लंबा होता है, उसका केंद्रक बंटता है और फिर वो बीच से ही बंटकर एक अमीबा से 2 नए अमीबा बन जाते हैं। हाँ, बहुत ही सरल प्रक्रिया है ये। अब कुछ रोचक तथ्यों की बारी है। पहला है डॉली की कहानी, क्लोनिंग। हाँ, यहाँ बताया गया है कि डॉली क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी थी, 5 जुलाई 1996। चित्र में दिखाया गया है कि एक फिन डॉर्सेट भेड़ से केंद्रक लिया गया और एक स्कॉटिश ब्लैक फेस भेड़ से अंडाणु लिया गया, जिसका केंद्रक निकाल दिया गया था। डॉर्सेट जैसी थी, जिसका केंद्रक न्यूक्लियस लिया गया था। इससे यही पता चलता है कि किसी भी जीव के गुण उसके केंद्रक में मौजूद डीएनए पर ही निर्भर करते हैं। एक और रोचक तथ्य है मधुमक्खी का समाज। मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरह की मक्खियां होती हैं। पहली है रानी मक्खी, क्वीन बी। इसका काम सिर्फ अंडे देना है। और दूसरी है कर्मी मक्खी, वर्कर बी। ये मादा होती हैं लेकिन जनन नहीं कर सकती। हाँ, ये छत्ता बनाती हैं और शहद इकट्ठा करते हैं। और तीसरे हैं ड्रोन। ये नर होते हैं जो अनिषेचित अंडों से बनते हैं। मतलब बिना निषेचन के पैदा होते हैं। हाँ, बिना निषेचन के। अच्छा, अब अंत में एक सारांश दिया गया है कि हमने क्या सीखा। यहाँ एक फ्लो चार्ट है। बीच में है जनन, रिप्रोडक्शन। इसकी 2 शाखाएं हैं, लैंगिक, सेक्सुअल, और अलैंगिक, एसेक्सुअल। लैंगिक के नीचे है निषेचन, फिर युग्मनज और फिर जरायुज, अंडप्रजक। और अलैंगिक की 2 शाखाएं हैं, मुकुलन, हाइड्रा, और द्विखंडन, अमीबा। नीचे एक और फ्लोचार्ट है जो विकास के क्रम को दिखाता है, युग्मनज, भ्रूण, गर्भ, शिशु। हाँ, ये पूरे अध्याय का एक बहुत ही अच्छा और संक्षिप्त रिव्यू है। तो ये था कक्षा 8 के विज्ञान का अध्याय 9, जंतुओं में जनन। हमने हर एक बिंदु और चित्र को समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि इस चर्चा से सभी अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिली होगी। इन नोट्स को दोहराते रहें ताकि परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है
तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।